अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं दार्शनिक त्रैमासिक के प्रधान संपादक प्रोफेसर आशीष सिन्हा जी से अनुरोध करूँगा कि आप मंच पे आएँ, प्रस्ताव में रखें। अति सम्मानित मंच और इस सभागार में बैठे हुए देश भर से आए हुए प्रतिनिधिगण, सहयोग से मुझे बहुत कम होना। एक ही बात करनी है कि वाइस चांसलर साहब ने जो ऑफर किया है उसका हम स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आपके यहाँ सारी सुविधाएं हैं तो क्यों नहीं आप संपादक मंडल को आमंत्रित करें और हम लोग यहाँ एडिट करके आपके जो अध्यक्ष महोदय हैं इनको हम लोग सुपुर्द करेंगे। एप्लीकेशन आपकी तरफ से होगा, लेकिन संपादक मंडल में जो सदस्य हैं जो आ सकते हैं उनको आप व्यवस्था करेंगे। तो हमारे सचिव का जो प्रस्ताव है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब वाइस चांसलर साहब संपादक द्वय डॉक्टर श्यामा किशोर जी और डॉक्टर शैलेश सिंह जी से भी अनुरोध है कि आप मंच पे कृपया आएं। के श्यामा किशोर सर एन कॉलेज में। हाँ वही पटना में है ना। कुछ बीमारी हो गया था क्या? अब तो होता है तथा अब क्या करिएगा, शरीर है सबका। सब हम भी सुने थे, अब एक्यूरेट नहीं होता सर। तबियत खराब उनका भी था, उनका तो समझ होता है। मंच पर उपस्थित हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों के स्वागत के साथ अध्यक्ष के लिए खड़े हो रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से और दूसरा मैं इस 69वें अधिवेशन के आम नहीं सभा जो ये है की बैठक का प्रारंभ करना चाहता हूँ। के कुलपति हैं और रजनीश शुक्ला जी। सबसे पहले ये तो गजब कर दिया। प्रथम बिंदु पर विगत अधिवेशन के आम सभा के कार्य को किया जाता है, जिसको मैं आपके समक्ष रखता हूँ। उससे क्या ठीक है, वो अलग बात के लिए लड़ाई तो हो सकता है। अखिल भारतीय दर्शन परिषद के आम सभा की बैठक कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर के गांधी भवन सभागार में 11 जून 2024 को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर जी ने की और संचालन महासचिव प्रोफेसर जी एस दुबे ने किया। आम सभा की बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर जी ने सभी पार्षदों का स्वागत किया और उपस्थित पार्षदों से पूर्ववत सहयोग की अपील। महासचिव प्रोफेसर जी एस दुबे ने कार्यकारिणी की सभा में छूटे हुए प्रथम संगोष्ठी नैतिकता एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अध्यक्षता के लिए व द्वितीय संगोष्ठी के विषय एवं अध्यक्षता के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया। प्रथम संगोष्ठी की अध्यक्षता के लिए डॉक्टर आभा सिंह पटना और द्वितीय संगोष्ठी का विषय बौद्ध दर्शन की ज्ञान मीमांसीय दृष्टि के प्रस्ताव प्राप्त हुए और द्वितीय संगोष्ठी की अध्यक्षता के लिए उपयुक्त नाम का प्रस्ताव अप्राप्त होने की दशा में कार्यकारिणी की आगामी बैठक में उपयुक्त नाम का चयन करने की बात है। इस विषय को उपस्थित पार्षदों ने ध्वनिमत से पारित किया। महासचिव प्रोफेसर दुबे ने उक्त दोनों संगोष्ठियों हेतु उपस्थित सदस्यों से अपना नाम देने हेतु आग्रह किया। उपस्थित पार्षदों के समक्ष प्रोफेसर जी एस दुबे ने कार्यकारिणी के कार्यवृत्त का वाचन किया और कार्यकारिणी के कार्यवृत्त को पुष्ट करने हेतु पटल पर रखा।
कुछ आपत्तियों और संशोधनों के उपरांत कार्यकारिणी के कार्यवृत्त को उपस्थित पार्षदों ने सर्वसम्मति एवं ध्वनिमत से पारित किया। आपत्तियों और संशोधनों में मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया और आवश्यक निर्णय लिए। नंबर 1, डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा कि अधिवेशन संपन्न होने के 15 से 20 कार्य दिवस के अंदर आम सभा के कार्यवृत्त को अनुमोदन के लिए कार्यकारिणी के समक्ष रखा जाना चाहिए। नंबर 2, डॉक्टर संजय शुक्ल और डॉक्टर किस्मत कुमार सिंह ने निर्वाचन संबंधी विषयों पर विचार रखा और स्पष्ट कहा कि रांची अधिवेशन में चुनाव संपन्न हो, उसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन। नंबर 3, डॉक्टर सरोज वर्मा ने आवास आवंटन के विषय में आपत्ति दर्ज की और कहा कि आवास आवंटन में वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाए। डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव ने कहा कि आवास आवंटन में वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाए और ब्रोशर में आवास सहित और आवास रहित पंजीयन का उल्लेख किया जाना चाहिए। महासचिव प्रोफेसर जे.एस. दुबे ने स्पष्ट किया कि अटैच वॉशरूम की व्यवस्था उपलब्ध करने के लिए ही कुछ वरिष्ठ पार्षदों को तृतीय एवं चतुर्थ तल में आवास व्यवस्था की गई थी। कारण यह कि प्रथम एवं द्वितीय तल के उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में अटैच वॉशरूम नहीं था। आवास सहित और आवास रहित पंजीयन के संदर्भ में महासचिव ने स्पष्ट किया कि स्थानीय पंजीयन आवास रहित पंजीयन ही है और आश्वस्त किया कि आगामी अधिवेशन के ब्रोशर में आवास सहित और आवास रहित पंजीयन का विवरण भी दिया जाएगा। नंबर 4, अभिनंदन पांडे, प्रणय देव, अरविंद अहिरवार, विकास रघुवंशी, सचिन कुटे आदि पार्षदों ने आरा अधिवेशन में पठित शोध पत्र को दार्शनिक त्रैमासिक पत्रिका में नहीं छापने पर आपत्ति दर्ज की और अभिनंदन पांडे और अंकित द्विवेदी ने कहा कि शोध पत्र न छापे जाने की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभिनंदन पांडे ने परिषद में छात्र प्रतिनिधि की चर्चा की जो परिषद के संविधान के अनुरूप नहीं है। अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर जी व पत्रिका के संपादक डॉक्टर श्यामल किशोर एवं शैलेश सिंह जी ने पठित शोध पत्र को दार्शनिक त्रैमासिक पत्रिका में नहीं छपने की आपत्ति को स्वीकार किया। डॉक्टर शैलेश सिंह ने स्पष्टीकरण में बताया कि आरा अधिवेशन में शोध पत्रों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। यही कारण था कि कई शोध पत्र प्रकाशित नहीं हो पाए। आम सभा में उपस्थित पार्षदों के समक्ष अध्यक्ष की अनुमति एवं संपादक डॉक्टर शैलेश सिंह और डॉक्टर श्यामल किशोर से विचार विमर्श के पश्चात महासचिव प्रोफेसर जे.एस. दुबे ने पार्षदों को आश्वस्त किया कि संपादक मंडल द्वारा दार्शनिक त्रैमासिक के आगामी प्रथम अंक में उपर्युक्त पार्षदों व अन्य पार्षदों जो आरा अधिवेशन में पठित व आजीवन सदस्य हैं, इनके शोध पत्रों को स्थान दिया जाएगा। नंबर 5, आगामी रांची अधिवेशन के संबंध में डॉक्टर सविता मिश्रा ने अवगत कराया कि विभागीय सहमति से रांची अधिवेशन की नवीन तिथि 22 से 24 मार्च 2025 रखे जाने का प्रस्ताव हुआ है। बताएंगे कुछ इसमें संशोधन की बात कर रहे हैं शैलेश जी, इसको संशोधित कर लिया जाएगा। 6वां पॉइंट है डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव तुलनात्मक धर्म विज्ञान व्याख्यान के वक्ता के नाम में संशोधन कर डॉक्टर शैलेश सिंह का वक्ता के लिए और प्रथम व्याख्यान सत्र की अध्यक्षता के लिए डॉक्टर सरस्वती मिश्रा के नाम का प्रस्ताव हुआ। प्रोफेसर पी.बी. विद्यार्थी स्मृति व्याख्यान को ऊपरी क्रम में रखने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसे संतुष्टि प्रदान की गई। 8वां पॉइंट है डॉक्टर अवधेश सिंह द्वारा प्रत्येक संगोष्ठी में अधिकतम प्रतिभागियों की संख्या तय करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उपस्थित पार्षदों ने प्रत्येक संगोष्ठी के अधिकतम 15 प्रतिभागियों की संख्या पर सहमति दर्ज कराई। 9वां पॉइंट है डॉक्टर सुधांशु शेखर ने सामयिक टिप्पणी करते हुए सदन का ध्यान आकृष्ट कराया कि किसी भी बैठक का एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें पहले कार्यवृत्त के वाचन की चर्चा और पुष्टि होती है, तत्पश्चात कार्यवृत्त में प्रदत्त विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा और अंत में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श होता है। कुछ नए और कुछ अत्यंत पुराने सदस्य इसका सरासर उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय एवं संपूर्ण सदन ने इसका संज्ञान लिया तथा तदनुरूप व्यवहार करने हेतु आश्वस्त किया। 10वां पॉइंट है डॉक्टर किस्मत कुमार सिंह, डॉक्टर श्यामल किशोर, डॉक्टर सरोज वर्मा, डॉक्टर अवधेश सिंह, डॉक्टर संजय शुक्ल आदि इस बार के
विभागीय अध्यक्षों ने 17 अवसान में पुरस्कार के लिए भेजे जाने वाले नामों की घोषणा पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि निर्णय प्रक्रिया के लिए न्यूनतम समय मिलना चाहिए और इस संदर्भ में पूर्ववत प्रक्रिया ही उपयुक्त है। सर्वसम्मति से उपर्युक्त प्रस्ताव को संतुष्टि प्रदान की गई। 11वां पॉइंट है, इस अधिवेशन के 17 अध्यक्षों और वरिष्ठ पार्षदों ने स्पष्ट प्रस्ताव किया कि दार्शनिक त्रैमासिक में उल्लिखित शोधपत्र संरचना, मानक, संदर्भ, शब्द सीमा आदि का ध्यान न रखने वाले प्रतिभागियों को शोध पत्र प्रकाशन एवं पुरस्कारों से वंचित किया जाए। 12वां पॉइंट, प्रोफेसर शिवप्रकाश पांडे ने प्रस्ताव किया कि संगोष्ठी के प्रतिभागियों को 45 दिन पहले आने न आने की सूचना देनी चाहिए, जिससे ससमय उनका विकल्प खोजा जा सके। 13वां पॉइंट, डॉक्टर नीलिमा सिन्हा ने परिषद के अध्यक्ष से मांग रखी थी, लिखित में रखी थी, कि विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया में परिषद के द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों पर नंबर नहीं प्रदान किए जाते हैं, जबकि परिषद उन सभी मानकों को पूरा करता है जिन मानकों के आधार पर प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों के नंबर जोड़े जाते हैं। अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर जी ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा कि इस संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, आदरणीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखकर मांग करेंगे कि विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया में परिषद के द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों के नंबर प्रदान किए जाएं। 14वां पॉइंट, डॉक्टर शैलेश सिंह और डॉक्टर किस्मत कुमार सिंह ने यह प्रस्ताव किया कि सभी स्तरों, प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाने की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की जाए। उस कमेटी से प्राप्त सुझाव एवं निर्णयों को हर स्तर पर लागू करने का प्रयास किया जाए। 15 नंबर पे महासचिव डॉक्टर प्रोफेसर जे.एस. दुबे ने समस्त पार्षदों को अवगत कराया कि स्वर्गीय पुन्नीलाल पटेल स्मृति पर्यावरण दर्शन व्याख्यान के दानदाता ने स्वर्गीय मालती देवी का नाम जोड़ने का प्रस्ताव किया। 16वां बिंदु है, महासचिव प्रोफेसर जे.एस. दुबे ने समस्त पार्षदों को अवगत कराया कि रायपुर से डॉक्टर रंजना शर्मा ने प्रोफेसर श्याम किशोर सेठ व्याख्यानमाला के लिए ₹50,000 की धनराशि का प्रस्ताव किया है। उक्त धनराशि के ब्याज से इस व्याख्यानमाला की व्याख्याता को मानदेय प्रदान किया जाएगा। अध्यक्ष जटाशंकर जी ने प्रस्ताव का स्वागत किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव को संतुष्टि प्रदान की गई। आम सभा की अंतिम प्रक्रिया में अपने दिवंगत पार्षदों डॉक्टर जी.सी. नायक भुवनेश्वर, डॉक्टर आनंद मोहन पांडे शाहजहांपुर, डॉक्टर विजय मुखर्जी शांति निकेतन, डॉक्टर S.R. भट्ट नई दिल्ली, डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह आरा को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आम सभा को विराम दिया गया। ये विगत आम सभा का कार्यलक्ष्य है, आपके समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत है। कल कार्यकारिणी की बैठक में उन लोगों ने विचार विमर्श किया और चूंकि उसके पूरे मिनट्स अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो एकेडमिक प्रोग्राम्स थे उसका वाचन में चाहता हूँ आपके समक्ष। विभागीय पत्रवाचन में जो विभागीय अध्यक्षों के नाम तय किए गए कल, उसमें तर्क और ज्ञान मीमांसा के लिए डॉक्टर राजेश तिवारी प्रयागराज, नीति दर्शन विभाग के लिए डॉक्टर श्रीकांत मिश्र रीवा, धर्म मीमांसा के लिए डॉक्टर अजय कुमार सिंह रांची, तत्व मीमांसा के लिए डॉक्टर अभय कुमार सिंह मुजफ्फरपुर, समाज दर्शन के लिए डॉक्टर ईश्वर चंद्र खगड़िया, योग एवं मानव चेतना विभाग के लिए डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हाजीपुर। व्याख्यान मालाओं के लिए जो नाम तय किए गए, डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव तुलनात्मक धर्म विज्ञान व्याख्यान के लिए डॉक्टर रजनी सिन्हा जलगांव, परमहंस योगानंद तुलनात्मक धर्म दर्शन व्याख्यान के लिए डॉक्टर विजय कुमार मुजफ्फरपुर, तुलनात्मक धर्म अकादमी व्याख्यान के लिए डॉक्टर रणंजय सिंह वर्धा, वल्लभ वेदांत व्याख्यान के लिए डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव वाराणसी, स्वर्गीय चंपा देवी मुल्तान मस्जिद तातेड़ जसोल राजस्थान स्मृति व्याख्यान के लिए डॉक्टर श्याम किशोर सिंह हाजीपुर,
प्रोफेसर संगमलाल पांडे स्मृति व्याख्यान के लिए डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे। स्वामी प्रणवानंद तुलनात्मक दर्शन व्याख्यान के लिए डॉक्टर श्याम रंजन प्रसाद सिंह हाजीपुर। महर्षि दयानंद व्याख्यान के लिए डॉक्टर मुकेश चौरसिया पटना। प्रोफेसर पीवी विद्यार्थी स्मृति व्याख्यान के लिए प्रोफेसर पूनम सिंह जी का नाम आया। स्वामी नारायण शेषवर वेदांत व्याख्यान के लिए डॉक्टर पुष्पा सिंह रांची। स्वर्गीय शशिलेखा मिश्रा स्मृति व्याख्यान के लिए डॉक्टर विजेता सिंह पटना। अम्बालाल मोलजी भाई पटेल दादा भगवान सर्वांगी जीवन विज्ञान दर्शन व्याख्यान, इसको अभी रिक्त रखा गया है, उनसे पूछ के नाम देते हैं हम लोग। डॉक्टर निर्मला कुमारी झा मानवता व्याख्यान के लिए डॉक्टर आलोक टंडन हरदोई। श्रीमती शांति तिवारी स्मृति महाकाव्य सह श्रीमद् भगवद गीता दर्शन व्याख्यान के लिए डॉक्टर तनुजा तिवारी प्रयागराज। स्वर्गीय मालती देवी पुन्नीलाल पटेल स्मृति पर्यावरण दर्शन व्याख्यान के लिए डॉक्टर श्यामल किशोर जी का नाम आया। हिमगिरी आध्यात्मिक व्याख्यान के लिए डॉक्टर हितेश कुमार सिंह मेरठ। स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ स्मृति व्याख्यान के लिए डॉक्टर नीरज पांडे प्रयागराज। प्रोफेसर अशोक कुमार चटर्जी स्मृति सौगत दर्शन व्याख्यान के लिए प्रोफेसर रजनीश शुक्ला वाराणसी। अघोरेश्वर महाप्रभु स्मृति व्याख्यान के लिए डॉक्टर राजनारायण सिंह पटना। और दो जो नए प्रचलित हुए हैं, श्याम किशोर सेठ, प्रोफेसर श्याम किशोर सेठ व्याख्यान, उसके लिए डॉक्टर राम नारायण मिश्रा। और ओशो व्याख्यान के लिए, ओशो रजनीश व्याख्यान के लिए डॉक्टर राजेश चौरसिया वाराणसी। ये नाम तय हुए थे। अधिवेशन की 2 संगोष्ठियों के नामों पर विचार हुआ था, उनमें वक्ताओं के नाम। प्रथम संगोष्ठी आचार्य रामावतार शर्मा का दार्शनिक योगदान, क्योंकि छपरा में होना है इसलिए विषय रखा गया था। संगोष्ठी का विषय सर्वोदय एवं संपूर्ण क्रांति। ये पिछले अधिवेशन के आम सभा का कार्यवृत्त और इस अधिवेशन की कार्यकारिणी का कार्यवृत्त आपके समक्ष। एक माइक और किसी के पास है क्या ऑडियंस में? किसी के पास? ठीक है, वही रखिए अगर जरूरत पड़ेगी तो इस कार्यवृत्त को पुष्ट किया जाता है। और आगामी कार्य के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को मैं माइक सौंपता हूँ। आगे के कार्यवृत्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जो भी अध्यक्ष महोदय निर्देशित करेंगे। वर्धा वाले इस बार तो वो फिलर थे। कायदे से जो फिलर होता है वो अगली बार रेगुलर हो जाता है। वो गलती नहीं, वो नाम रखने में गलती हुई। कायदे से उनको अगले वर्ष एक विभाग की अध्यक्षता देनी थी। तो अगर सभी लोग तैयार हो, कोई एक विभाग छोड़ने को तैयार हो, तो हम उनको अध्यक्षता नहीं। हाँ, एक जिज्ञासा मेरे ओर से थी। जो दूसरा संगोष्ठी का नाम रखा गया सर्वोदय और संपूर्ण क्रांति, इसमें जयप्रकाश नारायण का नाम लिखना था, यह तय हुआ था, ये तय भी हो गया था जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय और संपूर्ण क्रांति। यह सामाजिक दर्शन हुआ था, जयप्रकाश नारायण का सामाजिक दर्शन, क्योंकि छपरा में होना है। ये विषय कल मोटे तौर पर रख लिया गया था और इसका सदन से अनुमोदन के लिए कहा गया था
कि अगर सदन इसके एक राय क्योंकि होगा, छपरा ये में विषय रखा होना जाएगा, अगर सदन को लगता है कि इसमें कोई संशोधन होना चाहिए तो संशोधन हो जाएगा। ठीक है, छपरा में होना था और जयप्रकाश नारायण के नाम पर वो यूनिवर्सिटी है और ये जयप्रकाश नारायण का नाम उसमें होना था। सदन से पूछ लिया जाए, अगर सदन को जयप्रकाश नारायण पर आपत्ति हो तो। नहीं आपत्ति नहीं अध्यक्ष होना महोदय भी कह चाहिए। रहे हैं और सिन्हा सर का भी कहना है कि जयप्रकाश जी का नाम जोड़ दिया जाए, सदन की भी तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है। अब इसका विषय बता दीजिए कि ठीक इसका विषय क्या हो। प्रकाश नारायण का समाज दर्शन रखिए, सब आ जाएगा उसमें। जी, हम लोग चाहें जो 74-75 की संपूर्ण क्रांति है उसके 50वां साल भी है ये, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति के 50 वर्ष, ये इस पर भी हम लोग कुछ कर, जैसे जयप्रकाश जी का नाम जोड़ना हो तो जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति के 50 वर्ष, ये इस तरह से कर सकते हैं। माइक दो जोड़ के थक जाएगा। हेलो सर, देखिए जयप्रकाश नारायण जी से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, हमारे यहाँ के शान है और मैं तो एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ जहाँ के मेरे घर में आज बीजेपी का लेटर पड़ा हुआ है। लेकिन इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है कि अखिल भारतीय दर्शक परिषद है जहाँ के हर राज्य से लोग आ रहे हैं और दोनों जो विषय हो जा रहा है वो एक स्पेशल सेंटर्ड हो जा रहा है, जो रामोदार शर्मा जी का भी हुआ और ये भी हुआ। तो इसको नाम हटा के अगर कर देते हैं, जैसे संपूर्ण क्रांति, जैसे भैया ने बताया कि 50 वर्ष या फिर जो इस तरीके से बताया गया, तो ऐसे विषय में लगेगा कि पूरे देश से आत्मसात कर रहे हैं। कोई भी स्वतंत्रता सेनानी पर लिखेगा, कोई गांधी पर कर रहा है, कोई टैगोर पर कर रहा है, कोई जवाहरलाल नेहरू पर कर रहा है, कोई जयप्रकाश पर कर रहा है, तो सबको आत्मसात किया जाए। वरना विषय जो है पूरी तरीके से छपरा केंद्रित हो जा रहा है। लोग कहेंगे दोनों विषय छपरा ही है। छपरा के क्षेत्र का बॉम्बे थोड़ा कलाएगा, कोई बात नहीं है, छपरा क्या कलाएगा। आदरणीय मंच, जिस तरह से यहाँ जब हमने सेमिनार आयोजित किया और ये विषय बहुत ही खूबसूरत सा था, जनजातीय जीवन दर्शन, तो क्या इससे सारे भारतवर्ष के लोग नहीं जुड़े थे? तो क्यों हम जेपी उनके नाम के लिए हम आधे टुकड़ों में बटेंगे? कोई लड़ता है तो वो पूरे देश के लिए लड़ता है, वो किसी राज्य के लिए नहीं लड़ रहा होता है। और आप दर्शन के छात्र हैं यहाँ और हम इसमें अगर अलग अलग एक जगह संगठित नहीं हो सकते तो फिर बेकार है दर्शन पढ़ाना। धन्यवाद। मेरे विचार से दार्शनिक गोष्ठी का विषय जो है वो ऐतिहासिक नहीं होना चाहिए। संपूर्ण क्रांति के 50 वर्ष गलत है। संपूर्ण क्रांति एक तो हुई नहीं, दूसरे हमारा विषय होना चाहिए संपूर्ण क्रांति के दर्शन। जयप्रकाश का संपूर्ण क्रांति का दर्शन। अब फाइनल क्या कुछ हो जाए, सब बता दें। का समाज दर्शन या जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण अब डिसीजन हो फाइनल पर। बात कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम समाज दर्शन लेंगे तो हमको उनके जीवन की विचार यात्रा के तमाम पड़ाव लेने पड़ेंगे, तो हमारा फोकस नहीं हो पाएगा। कोई सर्वोदय पे लिखेगा, स्टार्ट उन्होंने मार्क्सिज्म से किया, तो इसलिए हमारा सारी विषय जो है वो बिखर जाएगा। इसलिए संपूर्ण क्रांति उनका मैच्योर दर्शन है और हम लोग उसी की सिन्हा सर का भी कहना है कि इसको छोड़ दिया जाए, तो आगे अगली कार्यकारिणी इस पर निर्णय ले लेगी। जयप्रकाश नारायण जी पर केंद्रित होगा ये विषय, ये तय है। ये ठीक नहीं है कि सब इतनी बड़ी सभा में निर्णय नहीं हो रहा है, तो लोग बैठ के निर्णय ले लेंगे।
केरल का भी कुछ हक बनता है। ठीक है, हम लोगों ने सजेशन दिया। अब बॉडी में अगर ऑफिस बेरर को इतनी लिबर्टी नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? इतने लोग अगर भाषण करेंगे एक सब्जेक्ट पर, थोड़ा लिबर्टी दीजिए, थोड़ा लिबर्टी। ऑन कर लीजिए, ऑन करिए सर। चलिए अब अगले स्थान पर चलते हैं कि हम लोग अगला अधिवेशन कहाँ करेंगे। छपरा से एक अच्छी टीम आई हुई है 4-6 लोगों की। सदन में चलता है डॉक्टर रीता जी, डॉक्टर सीमा सिंह, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जरा सामने आ जाएं और छपरा के बारे में कुछ आकर्षक तत्व बताएं जिससे लोग छपरा जाने को तैयार हों। अभी तो केवल जयप्रकाश नारायण जी का नाम और विश्वविद्यालय में उनका नाम। हालांकि विश्वविद्यालय के कुल सचिव का मेरे पास जो पत्र आया था उसमें बहुत सारी ऐतिहासिकता और बहुत सारे विशेषणों का उपयोग किया गया। मेरा अनुरोध है इस पूरी टीम से कि आप लोग आके एक बार छपरा के बारे में हम सभी लोगों को बताने की कृपा करें। सम्मानित मंच और सम्मानीय विद्वत परिषद के सदस्यगण, हम छपरा में अधिवेशन कराने के लिए इसलिए दावा करते हैं कि खट दर्शनों में का आधार न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम का गौतम स्थान छपरा में ही है। दार्शनिक दृष्टि से और एक दूसरी दृष्टि है कि गौतम ऋषि हनुमान जी के नाना जी थे। हनुमान जी के ननिहाल के रूप में मान्यता प्राप्त है गौतम स्थान को। और धार्मिक दृष्टि ये तो बहुत अच्छी बात है। बक्सर के मतलब वहाँ पोस्टेड है। अभी ये मतलब 2014 में आप तो यही ना है, देखे थे हम सब अभी बात कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे नीतीश दर्शन में। सर्टिफिकेट भी नहीं दिए लोग मुझे। आप तो यही कथा से। तीसरा है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थली को दीर्घद्वार दिलवारा है, आमी स्थान है, थावे का मंदिर है, द्रोणाचार्य की तपस्थली है और आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से चिरांद है जो छपरा के बगल में। इसको नवपाषाण काल और ताम्र युग से जोड़ा जाता है, मूर्ध्वज से जोड़ा जाता है। पापा जॉब करते थे तो मेरे जन्म तो इस जगह पे नहीं है यहाँ पे। हमारे यहाँ एकोमोडेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। गेस्ट हाउस 2 बन गए हैं और आपको नौकरी भी होटल में ठहरने की हम व्यवस्था करेंगे। अब कहाँ जाइए? विद्वान को आदर चाहिए और प्रतिष्ठा चाहिए। अकादमिक डिस्कशन अपनी सर्वोच्चता को तब प्राप्त होता है जब आदर और प्रतिष्ठा मिलता है। हम प्रयास करेंगे कि हम आपको अधिकतम आदर और प्रतिष्ठा दें। हमारे यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है, हम सब तरह से आपके लिए हाजिर हैं। छपरा के लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। 3 साल से हम लोग प्रस्ताव दे रहे थे, अब की बार हमको आप लोगों ने मौका दिया। इसके लिए छपरा या प्रकाश विश्वविद्यालय के लोग बहुत ही आभारी हैं और हम सभी आपके आभारी हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे कि हर तरह की व्यवस्था करें। आपके अकादमिक डिस्कशन के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध करा पाएं।
आपके सांस्कृतिक पर्यटन के लिए व्यवस्था करा पाए और आपके रहने खाने और ठहरने की उत्तम व्यवस्था करें। मैं जयप्रकाश सेमस्टे महेंद्र महिला महाविद्यालय गोपालगंज से हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, छपरा एक छोटी सी जगह है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन आप सभी विद्वान जन हैं और इस परिषद का उद्देश्य विद्वत चर्चा है। हम कहीं भी सिर्फ अपने सुख के लिए, सिर्फ हम अपने आराम के लिए नहीं जाते हैं और हमारी मानसिक संतुष्टि तो केवल विद्वत चर्चा में होती है। कल ही हमने कहा था कि इंडिजिनस नॉलेज का समय है, हम इंडियन नॉलेज सिस्टम पर आजकल फोकस कर रहे हैं। तो मैं बस कुछ कहना चाहूंगी जो इतिहास के गर्भ में कहीं समा चुके हैं। छपरा में सखी संप्रदाय के संस्थापक लक्ष्मी सखी, भीनक दर्शन के संस्थापक भीनक दास, धरणी दास, परमार्थ दर्शन के संस्थापक रामोतार शर्मा और प्रसिद्ध संत दयाल स्वामी की वहाँ पे एक दर्शन परंपरा है। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं छूट गए हैं, उनको हम एक मंच दें, उनकी चर्चा हम एक मंच पर करें और लोगों के सामने नए आयाम खुलें। और रही बात कहीं रुकवाने की, अच्छी व्यवस्था की और खाने पीने की, तो हमारा पूरा प्रयास होगा। हमारी तो परंपरा ही रही है अतिथि देवो भव, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर सुविधा का कुछ अभाव हो तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि आप सभी विद्वत जन हैं, थोड़ी बहुत मतलब आप हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। और सर आरसी सिन्हा सर, श्यामल सर, शैलेश सर, सब लोग हैं हम लोग के साथ। जेएस दुबे सर तो पहले ही चले जाते हैं आयोजन की देखरेख के लिए। तो मैं बस आपका स्वागत करना चाहती हूँ कि आप आए। हमारा उद्देश्य एक उत्तम विद्वत चर्चा है, न कि अच्छा हम उसकी भी व्यवस्था करेंगे, इसके लिए हम पीछे नहीं हट रहे। आप आइए, आपका स्वागत। धन्यवाद। आगामी अधिवेशन का कोई प्रस्ताव नहीं है। हम लोग एक नारा लगाएं, छपरा चलो। छपरा के प्रस्ताव को मुझे लगता है कि सदन को अनुमोदित कर देना चाहिए। मोहर लग गया। हाँ, मोहर लग गया एकदम। जा इंतजाम कीजिए, कल से शुरू लग जाएगी। हाँ, होटल बुक कर लीजिए। अब ये सब बुकिंग हो जाए। छपरा में हम लोगों के परिषद का 70वां अधिवेशन होगा और 71वें अधिवेशन के लिए कल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है मुझे। विद्यावर्धिनी सभा के डॉक्टर M.Y. वैद्य आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज धुले से डॉक्टर बाजीराव पाटिल वहाँ पे शास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं। इन्होंने पत्र लिखा है कि प्रति अध्यक्ष ऑब्लिक सचिव अखिल भारतीय दर्शन परिषद, विषय अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 71वें अधिवेशन आयोजन हेतु प्रस्ताव। महोदय, महाविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग की एक गौरवशाली परंपरा है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई है। इस विषय में कई महान विद्वानों ने योगदान दिया है और यह विरासत आज भी निरंतर जारी है। हमारा महाविद्यालय वर्ष 2026 में अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को और अधिक गौरवशाली बनाने के लिए हम अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 71वें अधिवेशन का आयोजन का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। इस अधिवेशन के माध्यम से हम देश भर के विद्वानों, शोधार्थियों और दर्शन प्रेमियों को एक मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां वे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें और दर्शन के नवीन आयामों पर चर्चा कर सकें। हमारे शहर और महाविद्यालय में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं और आतिथ्य व्यवस्था है जो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। हम परिषद के सभी निर्देशों और मानकों का पालन करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे महाविद्यालय को वर्ष 2026 में अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अधिवेशन आयोजन का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। हम आपके मार्गदर्शन और सहयोग से इस आयोजन को एक अद्वितीय और यादगार अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा में। ये इनके महाविद्यालय के प्रिंसिपल के सील सिग्नेचर से आया हुआ है और आज एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और प्रोफेसर श्रीकांत मिश्रा जी ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की तरफ से स्वयं लिख के दिया है
प्रति अध्यक्ष अखिल भारतीय दर्शन परिषद, विषय आगामी अधिवेशन रीवा में आयोजित किए जाने महोदय। अखिल भारतीय दर्शन परिषद का आगामी अधिवेशन छपरा अधिवेशन के उपरांत दर्शन विभाग अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। आगामी दिवसों में अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु का अनुमोदन प्राप्त कर तदाशय की सूचना औपचारिक रूप से प्रदान की जाएगी। निवेदन है कि प्रस्ताव को स्वीकार करने का कष्ट करें। प्रोफेसर श्रीकांत मिश्रा जी ने दिया है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यावर्धिनी कॉलेज धुले का नियमानुसार हम लोगों को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, हालांकि सॉफ्ट कॉपी है, तो इसको अगला मौका देना चाहिए छपरा के बाद 2026 में 71 हो गया और 26 के बाद 27 में अगर श्रीकांत जी तैयार हों तो 27 में उनको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी उनके यहाँ से विधिवत प्रस्ताव भी नहीं मिला है रजिस्ट्रार का। तब तक वो रजिस्ट्रार का प्रस्ताव दे देंगे तो 27 में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में हम लोग चल सकते हैं। अगर सभा पूरी सदन की सहमति हो तो इसको हम लोग स्वीकार कर लेंगे। छपरा के बाद धुले, धुले के बाद रीवा। तो रहने दीजिए, बाद में भी मेरी हार्दिक इच्छा छपरा के उपरांत अधिवेशन करने की है और इसकी सूचना मैं कल कार्यकारिणी में दे चुका हूँ और नियमानुकूल है कि नहीं ये तो परंपरा से आप देख सकते हैं। केवल प्रामाणिक रूप से मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं अपने माननीय कुलगुरु के अनुमोदन के उपरांत आपको तदाशय की सूचना अगले 10-12 दिन में दे दूंगा। तो ये इसको औपचारिक ही माना जाना चाहिए और इसकी सूचना मैंने कल दी थी और उसके पूर्व भी सदन जैसा निर्णय ले। रीवा आप लोगों के स्वागत के लिए आतुर है और इस जितने यहाँ सदन में हमारे सहभागी बैठे हैं उसमें करीब 60% लोग रीवा जा चुके हैं। तो यदि आपको अनुकूल लगता है तो आगामी अधिवेशन रीवा में होने दें। उसके पश्चात दूसरे प्रस्ताव को मान्य किया जाना उचित होगा। मेरी तरफ से, मेरी ओर से यही निवेदन है। चौधरी श्रीकांत सर को यही कहूँगा, धरफराइए नहीं, अगले साल होने दीजिए कोचिंग में। बेगूसराय भी होगा, बेगूसराय भी कराएंगे। बेगूसराय प्रेसिडेंट होगा भाई। एक महीने का टाइम दिया जाए, वो सक्षम व्यक्तियाँ ले लेंगे। कुलसचिव से लेना कौन भारी बात है, कुलसचिव और कुलपति से ले लेंगे पत्र। सर 1 महीने का समय देने का कष्ट किया जाए, नहीं होगा तो 1 महीने बाद निर्णय ले लीजिएगा। 1 महीने के बाद निर्णय लीजिए सर, क्योंकि वो अच्छे से कार्यक्रम करवाते हैं, कार्यक्रम पर भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, हम भी अच्छी तरह आपकी सबकी व्यवस्था करेंगे। नहीं, 1 महीने का समय दिया है सबके लिए नया है। अच्छी तरह करेंगे, कोई बात नहीं। मित्रों, आगामी वर्षों के लिए अधिवेशन के 2 प्रस्ताव जो अभी आपके समक्ष रखे गए, इसके लिए दोनों आकर्षक हैं, दोनों अच्छे हैं। छपरा में निर्णय हो जाए बढ़िया से। एक औपचारिकता की कमी है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा कुलसचिव की ओर से पत्र नहीं प्राप्त है, जबकि दूसरे वाले प्रस्ताव में वेटिंग में है सर, प्रिंसिपल के द्वारा फॉरवर्डेड लेटर है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, और देखिए नियमतः जो देखा जाता है वो ये कि भाई जहाँ से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त है पहले उस पर विचार कर लिया जाए। बाकी फाइनली कहाँ हो पाएगा कहाँ नहीं हो पाएगा ये तो तमाम परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए हम लोग क्रम वही रखें तो अच्छा है। पहले पाटिल साहब का प्रस्ताव और उसके बाद श्रीकांत मिश्र जी का प्रस्ताव, इस क्रम को स्वीकार चलिए आगे आ गए अब। सही बात। अच्छा हड़बड़ाई समझ देने में क्या हर्ज है सर, आप 2 साल का पहले तय करने क्या जरूरत है। बहुत वर्षों पूर्व
ईमेल से होंगे भाई, व्हाट्सएप पे सूचना तो संगोष्ठियों के लिए अभी वक्ताओं के नाम नहीं आ सके हैं, तो लिख करके लिखित रूप में दे दें या उस व्हाट्सएप ग्रुप पर नाम डाल दें कि फला गोष्ठी के लिए फला व्यक्ति का नाम, मान लीजिए जो भी वक्ता होगा उसका नाम और पता ये दोनों को लिखित होना चाहिए, और कौन सी संगोष्ठी के लिए उनका नाम दिया जाएगा। वो सब कौन बड़ा और संख्या देखिए, जयप्रकाश नारायण माने जो पॉपुलर टॉपिक है हमारा, उस पर संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन रामावतार शर्मा जी पर बोलने वालों की संख्या अधिक नहीं हो सकती है, मुझे विश्वास है। तो जिस संगोष्ठी में बहुत अधिक संख्या होगी वहाँ फिर कुछ ये देख लिया जाएगा कि हाँ कौन है जो रेगुलर आने वाले हैं, उनको रख लिया जाए, जो इर्रेगुलर हों या जिनके एब्सेंटी रहने की ज़्यादा प्रवृत्ति रही हो उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कुछ छांटना संभव हो सकेगा। अध्यक्ष को पावर देगा। और कल छपरा में एक अतिरिक्त संगोष्ठी की बात आई अभी, तो ऐसा कोई विषय अगर निर्मित होगा तो उसको भी संयोजित किया जाएगा। जैसे एक अतिरिक्त संगोष्ठी यहाँ हुई है उस प्रकार, तो ठीक है, उसको एक अतिरिक्त संगोष्ठी के रूप में देखा है, तो इसको उठा देते हैं, देख संगोष्ठी में बहुत सारे वक्ता रहते हैं, समय नहीं मिलता है, पत्र वाचन के लिए समय नहीं मिलता है, तो संगोष्ठी पढ़ाने की बात तो नहीं कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो सिचुएशंस बन रही हैं उन सिचुएशंस में तो केवल यही विकल्प लगता है, हमारा समाधान यही लगता है कि हम 3 दिन के बजाय 4 दिन या 5 दिन का अधिवेशन किया करें, लेकिन उसके लिए हम सबको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। तो वह एक दूरस्थ विषय है। ये टेंटेटिव है कि अगली तीसरी संगोष्ठी भी कोई हो सकती है, टेंटेटिव है, ये कोई पूर्ण निर्धारित संगोष्ठी नहीं है। जो 2 पूर्ण निर्धारित हैं वो 2 फिक्स है। तीसरी अगर बन पाई तो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग की बात करी जाएगी। तो उसका आपका सजेशन ये है कि उसका टॉपिक ही ब्रेन स्टार्मिंग सेशन का टॉपिक ही फिलोसॉफिकल काउंसलिंग रख दिया जाए तो उस समय एडजस्ट हो सकता है। इस तरह का कुछ व्यवस्था कर ली जाए। इसको फाइनल वर्ड भी बोले हैं सर, ध्यान रखा जाए, क्या अभी को दे दीजिएगा। कल 12 बज गया था, आज भी बजेगा, और आज कुछ समय बच सके तो अच्छा है। इस दृष्टि से मैं बार बार उठ के खड़ा होता हूँ और फिर बैठ जाता हूँ। बहुत वर्षों पूर्व परिषद की एक जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी, अनजाने में ही, और दुर्दैव ही मैं कहूँगा हमारे तत्कालीन अध्यक्ष का उनके कार्यकाल के मध्य ही देहावसान हो गया था। इस कारण वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई थी, 2013 की बात है, और उसके बाद अनेक वर्षों में अनेक बार अनेक कारणों से
नई कार्यकारिणी के गठन का जो स्वरूप है वो नहीं बन पाया। मैंने विगत अधिवेशनों में भी अपनी इच्छा व्यक्त की है कि अब मुझे इस दायित्व से मुक्त होना है और सदन से अपील भी की है कि हमें मुक्त किया जाए। नई कार्यकारिणी का चयन कर लिया जाए। मैं उसको चुनाव इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि चुनाव हमारी परंपरा नहीं है। हम आम सहमत से कुछ निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के आधार पर हम अखिल भारतीय दर्शन परिषद का संचालन करते हैं। एक नई कार्यकारिणी का सुविचारित संगठन आप करें, इसके लिए मैं इस जनरल हाउस से अपील करता हूं और जैसा हमारी परंपरा रही है, पहले मैं अपनी बात कह लूँ, उसके बाद आप। जो हमने देखा है तो हमारी आत्मा बहुत दुखद होती है, तो हम नहीं चाहते कि जिस तरह की ये चीजें हो जाएं। मेरा निवेदन ये है कि हमारे परिषद के अनेक अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य यहाँ उपस्थित हैं और हमारे तमाम युवा उत्साही सदस्य भी हैं। वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों का ये दायित्व है कि उनको अपने आने वाली पीढ़ी को इस बात का की शिक्षा दे कि वो कैसे परिषद का संचालन भविष्य में करेंगे, और युवा और उत्साही पीढ़ी का यह दायित्व है कि वह सीखे कि कैसे हमारे पूर्वज या पूर्वगामी संचालन करते रहे हैं। आप बहुत सुविचारित निर्णय लें। परिषद का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व करने लायक एक सुंदर सी कार्यकारिणी का निर्माण करें, और यह जो प्रक्रिया होती है वो 3 वर्ष के लिए होती है। सामान्य कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और इस प्रक्रिया को पूरी करने का दायित्व हमारी परंपरा के अनुसार उस सत्र के प्रधान सभापति का होता है। तो मैं इस सत्र की सभापति, प्रधान सभापति प्रोफेसर पूनम मैडम को, उनसे यह आग्रह करता हूँ इस दायित्व का निर्वहन करें और सकुशल एक नई कार्यकारिणी के निर्माण में सहयोग करें। महासचिव ज्योति स्वरूप दुबे जी कुछ शब्द कहना चाहते हैं आपसे। आप धैर्यपूर्वक इनको भी सुने और पूरी कार्यवाही को ठीक से संपन्न करें, शांतिपूर्ण ढंग से और सहमति के साथ। यह हम आपसे अपील करते हैं। धन्यवाद सर। 2018 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी को पूर्णकालिक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। उसी समय प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी ने, जो तत्कालीन महामंत्री थे, उन्होंने अपना पद त्याग दिया और किसी भी तरह से तैयार नहीं हुए कि वो उसको आगे उस पद पर रहेंगे। बहुत मान मनोबल हुई। अंततः अंबिका जी ने ही और अध्यक्ष जी ने ही मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं महामंत्री का दायित्व निर्वहन करूं। कोषाध्यक्ष उसके पहले से था ही। कटरा अधिवेशन
उसके पहले हुआ था जहाँ सर को एक कार्यकाल दिया गया था, तो मैं उस कटरा अधिवेशन में नहीं जा पाया था। मेरी अनुपस्थिति में बाद में सर ने एक भोपाल में कभी आए किसी PhD वाइवा के लिए, तो वो अकाउंट से संबंधित जो भी रजिस्टर, पासबुक, कैश बुक जो भी था सब हमें दिया, बोला कि इसको तुम ही संभालो। तो कोषाध्यक्ष का दायित्व तो मेरे पास पहले से ही था। महामंत्री मैं 2018 में बना। 2018 से यदि 3-3 साल की गणना की जाए तो लगभग 2 टर्म मेरे पूरे हो चुके हैं। यद्यपि बीच में निर्वाचन मनोनयन नहीं हुआ है, लेकिन 2 टर्म मेरे पूरे हो चुके हैं। और इस 2 टर्म में परिषद ने जो कार्य किए हैं उसको मैं एक छोटा सा ब्यौरा आपके सम्मुख देना चाहता हूँ। 2019-20 में जब कोरोना आया तो उस कोरोना में हम लोगों ने देखा है वो दौर कि जब आचार्य रजनीश शुक्ल जी ने अपने विश्वविद्यालय में 5 दिन का अधिवेशन करवाया ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन अधिवेशन में आपकी इच्छा ये थी कि परिषद के कुछ पदाधिकारी अवश्य पहुँचें जिससे हमें भी काम करने में सुविधा हो। परिषद का कोई पदाधिकारी, जैसा अभी देखते हो, सामान्य स्थिति में नहीं पहुंच रहा है, उस असामान्य स्थिति में कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा मेरे अतिरिक्त। मैंने वादा किया था कि मैं, चूंकि परिषद की मेरी प्रतिबद्धता है, तो मैंने अपने सांची के 2-4 दूरस्थ शिष्यों, मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं थे, विनय तिवारी, मोहन, इन लोगों को लेकर के मैं सीधे गाड़ी में बैठा और वर्धा पहुंच गया। 5 दिन का हम लोगों ने ऑनलाइन अधिवेशन किया और सबको ऑफलाइन सर्टिफिकेट भेजा गया, एक आदमी के पते पर। ये हम लोगों ने एक लैंडमार्क हासिल किया है। इस बीच में जो परिषद को गतिविधियां करनी थी, जैसे विदेश यात्रा करनी थी, फिस्प का अधिवेशन हुआ बीजिंग में, उसमें भी हम लोग गए, पार्टिसिपेट किया हम लोगों ने। उसमें तो अध्यक्ष जी भी गए थे और सिन्हा सर ICPR के तत्कालीन अध्यक्ष थे, तो आप भी गए थे, और लंबी टीम ICPR की भी गई थी, और दर्शन परिषद के भी 20-25 लोग गए थे। लेकिन अभी रोम में अधिवेशन हुआ, उसमें परिषद का कोई भी पदाधिकारी मेरे अतिरिक्त नहीं गया। तो रोम में भी हम लोगों ने अपनी सहभागिता की और अपनी उपस्थिति दर्ज की है। राष्ट्रीय स्तर पर हमें जो गतिविधियां करनी थी, उन गतिविधियों में जैसे बार बार मांग उठती थी कि इनकम टैक्स एग्जम्पशन से संबंधित 12A और 80G में हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। ये हम लोगों ने 2 साल पहले करा लिया है। परिषद 12A 80G में रजिस्टर्ड है। CSR में परिषद रजिस्टर्ड है। यदि कोई कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित हम लोगों को डोनेशन मिलता है तो हम लोग उसको लेने के पात्र हैं। ये हम लोगों ने अचीव किया है। रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज़ के यहाँ हम लोग आज तक अपडेटेड हैं। 2024 का जो अधिवेशन हुआ है श्रीनगर का, उस अधिवेशन के दस्तावेज रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज़ के यहाँ जमा है। ऑडिटेड अकाउंट हमारा 2024 के 31 मार्च तक का ऑडिटेड अकाउंट है। अभी जब 2025 का 31 मार्च समाप्त होगा, उसके 1-2 महीने बाद, चूँकि बैंक के ब्याज आता है तो ब्याज आने में 1-2 महीने का समय लगता है, वो भी हम लोग पूरा कर देंगे। फिस्प की सदस्यता जो हम लोग देते हैं वो 2024 के दिसंबर तक जमा थी। अभी 2025 में उनका रिक्विजिशन आता है मार्च में, वो जो भी कार्यकारिणी रहेगी आगे पूरा करेगी। लेकिन 2024 के दिसंबर तक हम लोग फिस्प में भी अपडेट हैं। हमारी दूसरी सहयोगी संस्थाएं भारतवर्ष की, उसमें अपडेट नहीं है। तो मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अखिल भारतीय दर्शन परिषद को एक ऊंचाई तक ले आए हैं, और उस ऊंचाई से आगे बढ़ाना अगली कार्यकारिणी का दायित्व है। एक और उल्लेखनीय बात मैं बताना चाहूँगा कि पिछला जो अधिवेशन हुआ कश्मीर विश्वविद्यालय में, उसमें हम लोगों ने ICPR से कोई फंडिंग नहीं ली थी। स्थानीय व्यवस्थाओं से, स्थानीय अधिकारियों से व्यवस्था करके, उनसे फंड ले करके, और वो पूरा अधिवेशन हम लोगों ने निपटाया। उसके पीछे लॉजिक केवल ये था कि ICPR एक वित्त वर्ष में केवल एक बार ग्रांट देती है 5 लाख की, और उसको अगर 2 अधिवेशन हम करेंगे तो दोनों में आधा बांटना पड़ेगा। दोनों को संयुक्त किया जाए। कई बार अध्यक्ष महोदय ने कहा कि दोनों को एक ज्वाइंट सेशन कर दिया जाए। तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ये कहीं अपनी हीनता बोध का परिचायक होगा कि दोनों को हमने ज्वाइंट कर
अलग अलग क्यों नहीं कर सकते? तो आप देखिए, ये लोगों ने सहयोग किया। पिछले जून में हम सभी लोग श्रीनगर गए। तमाम शंकाओं कुशंकाओं के बावजूद बहुत सफल आयोजन रहा, बिना किसी वित्तीय भार के, ICPR के सहयोग से। और वो ICPR का सहयोग हम लोगों ने इस अधिवेशन में लिया है जो रांची में हो रहा है। श्रीनगर अधिवेशन का दूसरा प्रतिफल ये रहा कि उस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग खुल गया नवंबर से। उसमें 20 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, वहीं लोकल विद्यार्थी 20 विद्यार्थी PG लेवल पे खुला है, 20 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। और 4 फैकल्टी की पोजीशन उनको एडवर्टाइज करनी इसी फरवरी मार्च में होनी थी, कुछ विलंबित हो रहा होगा। अभी गेस्ट फैकल्टी से, विजिटिंग फैकल्टी से काम चला रहा है। तो हमारे 3-4 साथी हमारे बीच के जो हैं वो कहीं न कहीं वहाँ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो हम लोगों का एक उपलब्धि ये भी रही। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि हम एक लेवल पर पहुंच चुके हैं। जो भी अगली कार्यकारिणी होगी वो उस लेवल को कम से कम मेंटेन करें। और आप सबको बताते हुए खुशी है कि मेरे पास अब एक नई जिम्मेदारी आ गई है। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का मैं प्रिंसिपल हो गया हूँ पिछले 25 जनवरी से। तो उसमें काम की बहुत अधिकता है। काम इतना अधिक है कि अगर 24 घंटे भी हम ऑफिस में बैठे हैं और पूरा जिले का लीड कॉलेज है, जिले के सारे कॉलेजों की जानकारी इकट्ठा करना, केवल अपनी ही नहीं, सारे कॉलेजों की जानकारी इकट्ठा करना। और मध्य प्रदेश में शासकीय योजनाएं इतनी हैं कि उंगली पे गिनते नहीं बनती। तो मेरे पास समय नहीं है। हालांकि मैं इसके लिए कहीं भाग नहीं रहा हूँ। कल जिस बात की बात हो रही थी कि भगोड़ा नहीं साबित हो रही, तो मैं भगूंगा कतई नहीं। लेकिन मैं अपने आप को चाहता हूँ कि अब इस दायित्व से मुक्त करूँ कि मैं किसी के प्रति न्याय कर पाऊँ। जो नई जिम्मेदारी मिली है उसके प्रति मैं न्याय कर पाऊँ। इसलिए मैं आप लोगों के सहयोग और सहकार, जो आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मुझे भी इससे मुक्त करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत सहयोग। आगे की कार्रवाई के लिए मैडम पूनम सिंह को मैं माइक देता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर जटाशंकर सर और हमारे वीर योद्धा के रूप में अखिल भारतीय दर्शन परिषद के सचिव प्रोफेसर ज्योति स्वरूप दुबे जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं क्या कहूँ, कार्यकाल सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन परिवर्तन भी आवश्यक होता है। ऐसा ये प्रकृति की चाहत होती है ये। और जो कठिनाइयाँ बता रहे हैं ज्योति स्वरूप सर, तो ऐसा लगता है कि अगर आप लोग उनकी बातों से सहमत हैं और चाहते हैं कि इनके अच्छे भविष्य के लिए, इनके सुंदर भविष्य, सुंदर स्वास्थ्य के लिए हम ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें, तो मैं आपको आप इसको पहले हमें बताएं कि आप ये चाहते हैं। और दूसरी बात कि अगर चाहते हैं तो दूसरी कार्यकारिणी के लिए आप योग्य नाम का सुझाव दें, जिसमें पहले तो हम इन 2 पदों के लिए बात करें और फिर आगे की कार्यकारिणी के लिए बात करेंगे। मेरा एक सुझाव है अध्यक्ष पद के लिए, इस पद पर योग्य व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है, जो ज्ञान के साथ साथ कर्म और चरित्रवान भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग यहाँ ज्ञान, कर्म और चरित्र के लिए ही प्रशिक्षण होने के लिए आते हैं। तो मैंने भारत में काफी सेमिनार किया, 2011-12 से अभी बाकी दर्शन प्रसाद कर रहा हूँ। तो बहुत विद्वान हैं, आए चले गए बहुत विद्वान हैं, लेकिन 2 नाम में अगर आग्रह हो और यह सुझाव मेरा अगर स्वीकार कर लिया जाए या अस्वीकार कर लिया जाए, वो बात की बात है। वे 2 नाम परम आदरणीय हैं, प्रोफेसर अंबिका दास शर्मा जी का
का भी नाम खड़ा हो जाइए। ज्यादा मत हो गया पूरी करनी ढेर छिल धन्यवाद। आ गया नाम और आप लोगों की तालियों से ऐसा लगता है कि आप सहमत हैं, लेकिन औपचारिक रूप से अनुमोदन की प्रक्रिया होती है और वह सभी नहीं, कुछ लोग एक 1 by 1 अपना अनुमोदन दें। समर्थन करता हूं अनुमोदन है मेरा। हार्दिक आदर्श शर्मा की जय हो। बैठ जाइए। हाँ, मैं आप सभी पार्षदों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो उत्साह दिखाया है इसके लिए। और हाँ, एक मिनट सचिन इतनी अधिक संख्या में आपने समर्थन और नाम प्रस्तावित किया है और उसका समर्थन दिया है अपनी तालियों से, यह काबिले तारीफ है। और ये हमारी परंपरा जो हमारे परिषद की रही है कि कभी भी जो काम हम करते हैं जिसमें लगता है कि हाँ ये सबकी भलाई के लिए है, परिषद की भलाई के लिए है, तो उसको सर्वसम्मति से चुनते हैं उस काम को और उस व्यक्ति को। तो मैं इसका धन्यवाद करती हूँ आप सबों को। मैं जरा बात सुनना चाहती हूँ। सेकंड कौन करेंगे? मेरा जो अनुभव है उस आधार पर एक आदमी एक पद के लिए प्रस्तावित करता है और सेकंड करता है, ये विधि है। और जो भी प्रस्ताव आता है तो उसको सेकंड बिना किए हुए मान्य नहीं होता। इसलिए आप जयंती जी सेकेंडर कौन है बस ये नोट किया जाए, क्योंकि जो भी प्रस्ताव आते हैं तो आउट गोइंग सचिव को नोट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले किसी भी चुनाव में या किसी भी इस तरह के कार्यकारिणी के निर्माण में कौन व्यक्ति प्रस्तावित किया, किसने सेकंड किया, ये नोट किया जाता है रिकॉर्ड में। तो आपको कार्यकारिणी दूसरी कार्यकारिणी में इसको बताना पड़ेगा कि अमुक आदमी का अमुक आदमी ने प्रस्ताव। तो कृपया इसको अभी आप ही नोट करें जब तक। धन्यवाद सर। और जयंत जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपकी बातों का समर्थन मौखिक रूप से तो आया, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नहीं आया है। तो जो सर्वसम्मति से हाँ, तो ये जो तालियों से जो मुझे समर्थन मिला उसके लिए मैं आपसे खेद प्रकट करती हूँ। और उसके जी सर, एक मिनट। और दूसरी बात है कि जो आपका प्रस्ताव आया उस पर मेरा जो ध्यान गया, तो सीनियरिटी भी एक बात होती है। तो जो सीनियर मोस्ट हैं इस प्रस्ताव में, मैं उनका आदर के साथ उनके आगमन के लिए, इस पद के पर आगमन के लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। जनता का समर्थन सर, आदरणीय सर
जटाशंकर सर। हालांकि इस सत्र का पूरा दायित्व हमने सौंप दिया है, लेकिन परिषद का सदस्य की नियुक्त न हूँ, तो मैं कुछ अपनी बातें कहने के लिए 1-2 सेंटेंस अपनी ओर से बता दूँ। मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं अंबिका दत्त शर्मा और रजनीश कुमार शुक्ल के बीच अभेद संबंध मानता रहा और वो मानता रहूँगा। और एक क्रम समुच्चय की बात आज आई। एक क्रम है, ठीक है, वो उम्र में बड़े हैं, वो पहले होते हैं, फिर नंबर आएगा रजनीश कुमार। इसमें किसी प्रकार की विसंगति जैसा मुझे नहीं लगता है। बाकी निर्णय तो रिटर्निंग ऑफिसर का होगा। मैं अपनी बात जो मेरे दिमाग में आई वो मैंने कहने का साहस किया। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। नहीं, बधाई तो अब होगी ना, ऐसे बात जो है, देखिए, चाहे रजनीश भाई हों या अंबिका भाई हों, सभी पार्षदों के लिए मन में उनके उन दोनों के लिए सम्मान है। दोनों ही विद्वता में कहीं से भी कोई कमी नहीं रखते हैं। दोनों का व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि कोई भी रहे, इस परिषद का सम्मान बना रहेगा, जिसकी आशा हम सभी पार्षद करते हैं, सभी मेंबर्स करते हैं। क्या करते हैं? इन बातों से सभी सहमत हैं। आप दोनों ने, जो सर ने कहा कि एक ही है आप, वेदांतिक दृष्टि भी यही कहती है, लेकिन व्यवहार में जो बातें आती हैं उसी को मैंने कहा। और समर्थन की बात जहाँ तक होती है, चूँकि हमारी जनता ने, हमारे सदस्य साथियों ने अपनी तालियां बजाकर एक बार समर्थन दिया, और मुझे नहीं लगता है कि वो विलिंग है कि दूसरी बार हम फिर कंफ्यूजन पैदा करें। क्यों? आप अपनी बात करें, ठीक? तो इसलिए ये ना मेरी इच्छा है और न किसी तीसरे की इच्छा है। ये इच्छा जो है ऊपर वाले की है, जो प्रदर्शित हो रही है हमारे पास। उनकी जो इच्छा है वह ईश्वर की इच्छा है। हम इसे स्वीकार करें और इसका समर्थन करें। मुझे लगता है कि यही हमारे हक में अच्छा होगा। कार्यकारिणी के गठन में जो परंपरा हम लोगों की रही है, उसी परंपरा के अनुकूल आज मुझे लगा कि पार्षदगण उसमें अपनी सहमति जताई। मैं अंबिका दत्त शर्मा और किस्मत कुमार सिंह अध्यक्ष और सेक्रेटरी के रूप में आम सहमति से चयनित होते हुए प्रसन्नता भी हो रही है। और मुझे लगता है आज इस सभागार में 5 पीढ़ी के दर्शन के 5 पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं, और एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है, क्योंकि हमारे काफ़ी जूनियर यहाँ बैठे हुए हैं और वे हम लोगों से ही सीखेंगे कि हमारा आचरण कैसा है। और अंबिका जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने काम किया है अकादमिक क्षेत्र में, परिषद को एक ऊंचाई तक ले जाने में, उसको सब लोग याद करते हैं। और इन्होंने महानता का परिचय दिया था कि इन्होंने स्वतः पद को छोड़ दिया था कि दूसरों को मौका दीजिए। और यह कार्यकारिणी तो 3 वर्ष के लिए है। 3 वर्ष के बाद आगे
हम लोग विचार करेंगे और निश्चित रूप से लगता है कि आगे आने वाले दिनों में शुक्ला जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है दर्शन के क्षेत्र में। तो क्रम जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने भी अपनी बात को रखी है और एक पार्षद के रूप में मेरा एक सुझाव होगा और वह सुझाव यह होगा कि पहले परंपरा रही थी कि अध्यक्ष को कहा जाता था कि आप अपने अनुकूल कार्यकारिणी की गठन कर लें, लेकिन मेरा एक सुझाव होगा कि अध्यक्ष और सेक्रेटरी दोनों मिलकर बाकी कार्यकारिणी का कैसे आप गठन करेंगे वो आप दोनों के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें क्षेत्र का भी ध्यान दें और क्षेत्र के साथ साथ महिलाओं की भी भूमिका को आप थोड़ा समझेंगे कि काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आती हैं, उनका भी कहीं न कहीं समायोजन हो ताकि एक संतुलित आपका कार्यकारिणी हो। तो मैं अंबिका जी को और किस्मत कुमार सिंह को बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दोनों को मंच पर बुला के सम्मानित किया जाए। अंबिका का शर्मा किस्मत सिंह दोनों को सबका ख्याल रखिएगा। क्या ज्ञान दिया? विश्वास करिएगा, बहुत ज्ञान सबका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। सभागार में उपस्थित समस्त सम्मानित पार्षदगण, आप लोगों ने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और अखिल भारतीय दर्शन परिषद की कार्यकारिणी केवल इस आम सभा की सामान्य इच्छाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक निमित्त मात्र कार्यकारिणी होती है। हम आपकी ही सामान्य इच्छाओं को क्रियान्वित करते हैं और उसी के आधार पर अखिल भारतीय दर्शन को प्रगति के प्रशस्त सोपानों पर हम ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। निवर्तमान कार्यकारिणी के परम श्रद्धेयास्पद अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर जी और महासचिव डॉक्टर ज्योति स्वरूप दुबे जी और उनके समस्त सहयोगी जो अब कार्यकारिणी से निवर्तमान हो रहे हैं, मैं आप लोगों को भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने विगत कई वर्षों से अपना अथक परिश्रम और नेतृत्व प्रदान कर इस अखिल भारतीय दर्शन परिषद को जितना सुव्यवस्थित और जितना पुरोगामी बना के रखा है, मैं भी निवर्तमान कार्यकारिणी को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि किस्मत कुमार सिंह जी के सहयोग से मैं आपके भरोसों का भी ख्याल रखूंगा, उस पर खरा उतरूंगा और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके सुझावों से हम इसे उत्तरोत्तर प्रगति के शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने मुझे दायित्व दिया है, मैं उसे सलाखों पर रखता हूं और अपनी पूरी योग्यता के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपनी आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही कार्यकारिणी का अखिल भारतीय स्तर पर गठित करूंगा और आपकी अपेक्षाओं को पर अपने को खरा उतारने का भरपूर प्रयास करूंगा। आदरणीय पार्षदगण, हाँ अध्यक्ष कौन देगा भाई? अध्यक्ष जी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें।
ये माहौल बन गया अच्छा। इस गंभीर वातावरण को थोड़ा हल्का बनाते हुए मैं महसूस कर रहा हूं कि तीनों बनारसी ने कब्जा कर लिया है। किस्मत को बिहार में हम लोग बिहारी नहीं मानते हैं, बनारसी ही मानते हैं। बस 2 मिनट दो बातें मैं पूर्व अध्यक्ष और अपने महासचिव ज्योति स्वरूप जी के बारे में कहना चाहूँगा कि ठीक है, नए कार्यकारिणी की गठन हो चुकी है, लेकिन आप दोनों के सहयोग के बिना यह कार्यकारिणी सफल कार्य नहीं कर पाएगा। विशेष तौर पर ज्योति स्वरूप दुबे जी ने जिस तरह से विधिवत जो इनकम टैक्स का हो, ICTR का हो, रजिस्ट्रेशन का हो, UGC में जर्नल को अपडेटेड करने का दायित्व था, हम लोगों को धक्का मार करके ससमय सब कार्य को करते रहे। मैं किस्मत जी से आग्रह करूंगा कि आप इनके ही विधि को अपनाएं और जब भी जरूरत हो बेझिझक आप इनसे सहयोग लें, इनसे सुझाव लें। ये मैं आशा करता हूँ परिषद के हित में आपको सहयोग करने के लिए सदा तत्पर रहें। अध्यक्ष जी जटाशंकर सर का क्या कहना है, वो तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। उनसे महामानव